किससे बात कर रहा था मैं, इसको बता रहा था। एक तो प्रत्युष का था, ये डाउट किसका था, जसलीन का ही था आई गेस, है ना। हाँ, सो गाइस ध्यान से देखो, तो हो क्या रहा है, आपका WCR एक लाइबिलिटी थी वो कम हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। पहले जो लाइबिलिटी थी WCR वाली, दिस वाज टुवर्ड्स दी ओनर्स, कि ये पैसे ओनर को बिलोंग करते थे। लेकिन जैसे ही हमने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया, जैसे ही हमने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, अब हमारी लाइबिलिटी किसकी तरफ हो गई है, 20,000 रुपए की, थर्ड पार्टी यानी इंप्लॉइज की तरफ। तो बस नेचर ऑफ लाइबिलिटी चेंज हो गया फॉर दैट 20,000 रुपीज, और जो बाकी 80,000 रुपए बच गया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जसलीन समझ में आया। तो आपका एक लाइबिलिटी कम हो रही थी WCR, इसलिए डेबिट हो गई, और दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही है WCL, इसलिए क्रेडिट हो गया। प्रत्युष क्लियर है अभी, ठीक है। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार जरा बुक खोल लो, और उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस के डाउट्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लाइव, उसके बाद बाकी आपने अपने आप करने हैं, एंड इसके स्टेप्स आपने लिखने हैं। वैसे तो आई थिंक ये स्टेप्स उसमें लिखे होंगे जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, बट लिख लेना एक बार दोबारा से, ठीक है। बाय द वे, नोट्स पढ़ के देखे जो मैंने भेजे थे, या उसको उठा के वो एक सर रद्दी के पेपर रखे हुए थे हमने उसमें डाल दिए। नहीं, वैसे तो उसमें भी क्यों डालोगे, प्रिंट आउट ही नहीं निकाला होगा तुमने, अगर तुम यूज नहीं कर रहे तो। किस किस के पास प्रिंट आउट है जरा बताओ, कोई है सस्लीन ने हैंड रेस किया है, तनीषा ने किया है, दो जने हैं, अरे बाप रे, शगुन भी है। निकाल लो भाई, प्रिंट आउट निकाल लो, भेजा इसीलिए काम आएगा तुम्हारे। नेक्स्ट टाइम तक प्लीज करके रखना है, नोट करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम अवनी, शगुन, स्निग्धा, तनीषा, समीक्षा, प्रत्युष, सस्लीन, नेक्स्ट टाइम याद रखना, कभी भी कोई भी टॉपिक पूछ लूंगा जैसे आज पूछा, ठीक है। आप लोग को आना चाहिए ये, तो रिवाइज करके रखो। खासकर अभी बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकता हूँ, रिवाइज करके रखना इस बात को, जो आज अभी तक हमने जितना किया है बहुत जरूरी है, अगले 3 चैप्टर्स में काम आना है ये, एक ही चैप्टर का नहीं है, 3 चैप्टर का एक साथ कर रहे हैं ना हम। हाँ जी बताओ, चले आगे, कुछ कह रही थी परीक्षा, चल सकते हैं आगे। चलो फिर आगे चलते हैं, मुझे लगा आप हैंड रेस कर रहे हो। हाँ जी देखो, हम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन 55 तक मैंने आपको दे दिए थे कि आप कर सकते हो। 56 ऑनवर्ड्स हमें डिस्कस करना है, जिसमें है कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, लेट मी टेक 59th क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी रैंडमली मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल ज्यादा इजी नहीं लेना चाह रहा मैं, मॉडरेट सा क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 59 है, एक बार जल्दी से रीड कर लो, आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, पहले चेक करो एक बार जरा, ये लिख लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। दो पार्टनर है ए और बी, 31 मार्च 2022 की उनकी क्या बैलेंस शीट है वो दे रखी है, ठीक है। हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, उनकी रेशो भी बता रखी है, रेशो क्या है, 2:1। आगे क्या बोला हुआ है, बैलेंस शीट को बाद में देखते हैं, आगे क्या बोला है, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो सिंपल सिचुएशन है, पहले दो पार्टनर थे ए और बी, अब एक नया पार्टनर आ गया सी। ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, वो 1 लाख कैपिटल लाएगा, और 60,000 गुडविल में शेयर लाएगा, और उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ समझ रहे हैं, करना कैसे उसको बाद में समझेंगे, पहले लाइन समझते हैं। आगे बताया प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड, स्टॉक इज टू बी ओवरवैल्यूड, यानी ये सब क्या है, ये सब वो रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट्स हैं कि जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं उनको बढ़ाना है, कम करना है, क्या दे रखा है। तो पहला पॉइंट किससे रिलेटेड था, कितने पैसे ला रहा है और कितना गुडविल में शेयर ला रहा है। दूसरा, तीसरा, या आगे के जो पॉइंट्स हैं सारे किससे रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन से। लास्ट में क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कॉमा प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। यार ये तो मजेदार क्वेश्चन था, इसमें तो सब कुछ ही पूछ लिया तुमसे। कह रहा है जर्नल एंट्रीज भी करके दिखा दो, नॉर्मली ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जिसमें जनरल एंट्रीज भी करनी है और अकाउंट्स भी बनाने, तो आइदर ऑफ द टू आता है, हमें आने दोनों चाहिए, यानी अकाउंट्स बनाना भी आना चाहिए और जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन में दोनों ही चीज करके दिखा रहा हूँ कि अकाउंट्स कैसे बनेंगे और जर्नल एंट्री कैसे होगी, लेकिन एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। एक बात और बता देता हूँ, पहले जर्नल एंट्रीज कम आती थी तो बच्चे करके नहीं जाते थे,
कहते थे चॉइस में क्वेश्चन आता है जनरली, एक ना एक चॉइस में तो आएगा अकाउंट्स बनाना, तो हम एक ही तरीके से सीख के चले जाते हैं, जनरल एंट्री छोड़ देते हैं। और मजा आ गया उस बार, दोनों ही ऑप्शंस में जनरल एंट्रीज आ गई, बल्ले बल्ले, अब कर लो। फिर बड़े रोते हुए आए बच्चे, अरे ये तो गलत हो गया हमारे साथ। गलत तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये तुमने गलत किया। अगर उसके बाद तुम अगर रहोगे ना, कहोगे कि यार हमारे साथ गलत हुआ, हर बार तो ऐसे नहीं होता था, तो किसने बोला था कि ऐसे इस बार भी ऐसी होगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो प्लीज अगर हम इस तरह का एक्सक्यूज लेंगे ना, तो हमारी गलती है, फिर बोर्ड वालों की गलती नहीं है। इसी तरह कई बच्चे पिछले साल बहुत रोए थे, सर ये तो मार्क, ये गलत बात है कि हमारा बोर्ड का एग्जाम तो हुआ नहीं, और जो मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट और पुराने टेस्ट बेस के बेसिस पे हो गए, अगर हमें पता होता तो हम पहले पढ़ लेते। तो क्यों नहीं पढ़े भाई? क्या पहले ये नहीं पता था कि वो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं? ये थोड़ी ना होता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं थी? समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट इज रॉन्ग। अगर हम किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत कर ले तो यार ये तो इनकी तो वैल्यू ही नहीं है, तो वो हमारी गलती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोनों चीजें ढंग से करनी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने एक ही चीज समझ ली दूसरी नहीं, दोनों तरीके से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जर्नल एंट्री भी आ सकती है और अकाउंट्स बनाने को भी आ सकता है। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे। ओके, अब पहले हम अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को जर्नल एंट्री की तरीके से भी करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे। सबसे पहला स्टेप लिखो, क्वेश्चन लिखो, स्टेप्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले लिखो स्टेप्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। उसमें पहला स्टेप आएगा ड्रॉ फॉर्मेट। आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। पहला स्टेप क्या आएगा? ड्रॉ फॉर्मेट। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने ये फॉर्मेट बना लेना है। क्या क्या बनाया हुआ है मैंने, देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया है बैंक। ठीक है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, पर पहले बना के सीख लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद मैं इसके बिना भी बता दूंगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन ने तो मांगा नहीं है ना बैंक अकाउंट, तो हम बिना इसके भी कर सकते हैं, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो कैसे करें। और साथ में बैलेंस शीट तो मैंने अभी नहीं करी यार, ये तो रहेगी, इसको भी रख कर दे 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? ड्रॉ फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट बनाना सबको समझ आ गया, और इसको कैसे बनाना है ये भी समझ लो। मैं आपको अभी कॉपी दिखा रहा हूँ, कॉपी में कौन सी चीज कहाँ बनेगी ये समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, बस इसको मैं जरा रब कर दूं एंड देन वील मूव अहेड। हाँ जी गाइस, ओके, सो पहला स्टेप हो गया ड्रॉ फॉर्मेट। मेरे पास अभी इस समय कोई रजिस्टर नहीं है, तो मैं आपको बुक की हेल्प से ही समझा रहा हूँ। सपोज करो ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, जिसमें इधर दोनों साइड में पेजेस है। क्लियर हो गया गाइस? तो आपने जब भी क्वेश्चन शुरू करना है तो ऐसे ही करना है, इस वाले पेज से शुरू करना है। ठीक है, इधर से पेज से शुरू करके यहाँ खत्म करना है, यानी दोनों पेज ऐसे यूज करना। प्लीज ऐसे मत करना कि हमने इस साइड से पेज से शुरू कर दिया और फिर आधा पार्ट यहाँ आ रहा है और आधा पार्ट अगले पेज पे आ रहा है, ऐसे नहीं करना। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, अगर आप क्वेश्चन पूरा एक ही पेज पे करोगे ना, ऐसे आमने सामने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो आप गलती कम करोगे, क्योंकि कई चीजें होंगी जिनके दो इफेक्ट्स होंगे, कुछ यहाँ है कुछ आगे है। अगर दो पेज पे आ रहा होगा तो बार बार पेज पलटोगे और कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। ये हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रह चुका है कि ये गलतियां बहुत होती हैं। कॉन्सेप्चुअली आपको सारा आता है, लेकिन ये बार बार पेज पलटने के चक्कर में, इधर से उधर फिगर लिखने के चक्कर में आप गड़बड़ कर जाते। तो प्लीज इसको ऐसे ही रखना आमने सामने। अब सपोज करो आपके पास ये पेज खाली रह गया था एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, मान लेते हैं यहाँ तक आपने कुछ और काम किया था। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कुछ और काम किया था, अब आप शुरू कर रहे हो नया क्वेश्चन, ये वाला पेज खाली है, इसको छोड़ दो। एक एक ही आधा पेज छोड़ना पड़ेगा ना, उसके बाद से तो सारे पेज ऐसे यूज होंगे कि ये दोनों आमने सामने यूज हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, जो भी आप फॉर्मेट बना रहे हो ऐसे आमने सामने ही बनाना है। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, इसी तरह से पेज यूज करना है। अब आमने सामने कैसे बनाना है आप देखोगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया हुआ, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है यहाँ बनाओगे ऊपर 1/3 स्पेस में, 1/3 स्पेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1/3 स्पेस में बड़े आराम से आ जाएगा, बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं होती। अगर मैं लाइन आइटम की बात करूं तो लगभग 5 या 6 लाइनें मैक्सिमम, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, 1/3 स्पेस में आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन, और उसी के नीचे 1/3 स्पेस में आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट।
तो लगभग दोनों के दोनों 1/3 स्पेस में आएंगे, यानी आपका नीचे 1/3 और अभी स्पेस बच जाएगा। क्लियर है? नॉर्मली इस तरीके से ही आपका यूज होता है, बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं होती। ठीक, तो ऊपर आपका हो गया रिवैल्यूएशन, उसके नीचे आ गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके नीचे अभी स्पेस खाली है, उसके नीचे मैं कुछ और नहीं बना रहा। फिर आ जाता है इधर, इधर आपका आ जाता है बैंक अकाउंट, जो मैं अभी बना रहा हूँ साथ में इसके। तो इस क्वेश्चन में आप इसको अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, इधर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं तो बैंक अकाउंट, और उसके नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट। अगेन सेम 1/3 पोर्शन में ही आएगा। नीचे जैसे जो आप अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, उसको अभी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी तो थोड़ा और उसको एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले अकाउंट्स हैं वो 1/3 में बड़े आराम से आ जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। तो आई होप आपको पहले फॉर्मेट बनाना समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है तो आपने आमने सामने वाले पेजेस पे बनाना है, और उसमें जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे बनाना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, उसके नीचे कैपिटल अकाउंट, 1/3 पेज में आ गए, उसके नीचे स्पेस छोड़ा हुआ है, और राइट हैंड साइड वाले पेज पे आपका बैंक अकाउंट, और उसके नीचे बैलेंस शीट, और उसके नीचे स्पेस छोड़ा। बाय द वे एक बात और बता देता हूँ, जो आपसे यहाँ करवा रहा हूँ वही आपसे एग्जाम में भी करवाऊंगा, बिल्कुल डिट्टो सेम इसी तरीके से। तो ये मत सोचना ये अभी के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ये एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह करना है क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि हमें गलती नहीं करके आनी वहां पे, आमने सामने पेज यूज करना है इसी तरीके से। ठीक है, तो अभी से तैयारी करोगे, अभी से इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो जाके वहां पे आपको आदत बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये याद रखना एक बार। ठीक है, चलो भाई, पहला स्टेप हो गया ड्रॉ फॉर्मेट्स, हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप लिखो मार्क एडजस्टमेंट। अपनी अपनी पेन निकाल लो, अपने अपने पास पेंसिल या पेन जो भी है आपके पास। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है। आउट ऑफ, सॉरी क्वेश्चन कौन सा था, 59। हाँ, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। आगे लिखा है सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज शेयर ऑफ बुक। अब ये एडजस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट में किसी भी आइटम से रिलेटेड नहीं है, दिस इज अ फ्रेश न्यू ट्रांजेक्शन। ये ऊपर किसी भी एसेट या लाइबिलिटी से रिलेट नहीं कर रही, तो इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड, ऊपर प्लांट दिख रहा है एसेट साइड पे लिखा हुआ, उसके आगे बी लिख दो, बी स्मॉल में, जैसे नीचे लिखा है ना ABCD वाला बी, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें जैसे बी लिखा है वैसे लिखते हैं। इसी तरह से एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड, बिल्डिंग के आगे भी बी लिख दो। देखो प्लांट के आगे भी बी लिखा, दिख रहा है आप लोगों को, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहाँ गया भाई, अभी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, क्लियर है। ऐसे आपको साथ में नंबरिंग डालनी है, जो भी आपको पॉइंट्स दे रखे थे उसकी आपने नंबरिंग डाल देनी है। हाँ ठीक है, हाँ जी, तो आपने इसी तरह से इसको बोलते हैं मार्क एडजस्टमेंट्स, क्या आपने एडजस्टमेंट्स मार्क कर दिए। तो पहला स्टेप था ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा मार्क एडजस्टमेंट। तो मार्क एडजस्टमेंट में बी हो गया, सी करते हैं, सी कहाँ जाएगा, स्टॉक के आगे, स्टॉक के आगे मैंने सी लिख दिया। अगला है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। तो आपको पता होना चाहिए, एक डेटर को उसके नीचे आता है प्रोविजन के नीचे, डेटर के नीचे प्रोविजन आता है। तो अगर प्रोविजन दे रखा होता तो मैं उसके साथ लिखता, अगर मुझे प्रोविजन दे रखा होता तो ये वाली एडजस्टमेंट मैं उसके साथ मार्क करता। प्रोविजन दे नहीं रखा है तो मैं डेटर के साथ मार्क कर रहा हूँ कि डेटर के नीचे माइनस करके दिखाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, तो भाई क्रेडिटर के आगे लिख देते हैं ई पार्ट। ठीक है, तो ABCD, ए को छोड़ के बी की 2 एडजस्टमेंट लिखते हैं, सी का एक हो गया, डी का एक हो गया, ई का एक हो गया। चलो आगे, पहला स्टेप फॉर्मेट, ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा स्टेप मार्क एडजस्टमेंट, लिखते जाओ साथ साथ, दूसरा स्टेप मार्क एडजस्टमेंट, तीसरा स्टेप एम्प्टी दी बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट दे रखी है उसको खाली करो, एम्प्टी दी बैलेंस शीट लिखो पूरा। थर्ड स्टेप बता रहा हूँ, एम्प्टी दी बैलेंस शीट, फुल स्टॉप। इसी लाइन में बता रहा हूँ, थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट में, एम्प्टी दी बैलेंस शीट, फुल स्टॉप। स्टार्ट फ्रॉम टॉप मोस्ट आइटम, start from topmost item and take it to capital account oblique balance sheet as the case may be, and take it to the capital account oblique balance sheet as the case may be। ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हो आप अगर अकाउंट बना रहे हो बैंक का, अदरवाइज मेन तो यही दो अकाउंट। ठीक है, एंड टेक इट टू कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक बैलेंस शीट एज द केस मे बी। पहले यहां तक समझते हैं क्या मतलब हुआ। अब आपने बैलेंस शीट जो दे रखी है बुक में उसको खाली करना है, आपको जो बैलेंस शीट बुक में दे रखी है उसे खाली करना है। तो एक एक आइटम उठाएंगे और वो कहाँ जाएगी, दो में से एक जगह जाएगी। आपने क्या क्या बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट को फर्दर टाइमिंग छोड़ देते हैं,
उसके अलावा मेन आपके 3 अकाउंट हो गए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जितनी भी आइटम बैलेंस शीट में दे रखी है ना, वो या तो कैपिटल अकाउंट में जा रही होगी या फिर वो नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज जा रही है। समझ आ रहा है? तो मोटा मोटा इस तरह से याद रख सकते हो आप। क्लियर हो गया गाइस सबको? और एक ही जगह जाएगी, बैलेंस शीट से कहीं भी लेके जाओगे वो एक ही जगह जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है और जिस जगह उसको लेके जाना है वहां लेके जाएगी। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ कि कौन सी जगह कौन सी आइटम कहाँ जाती है, उसको डिस्कस करते हैं। इसके साथ एक लाइन और लिख लो इसी पॉइंट पे, चाहे तो आप अगले पैराग्राफ में लिखो। लिखो आइटम्स विद एडजस्टमेंट, ऐसे लिखो, नॉट आइटम विद, ऐसे लिखो, space needs to be left, space needs to be left for items with adjustment, space needs to be left, यानी आपको जगह छोड़नी है, space needs to be left for items with adjustment। जहां जहां एडजस्टमेंट लिखी है ना, उन आइटम्स के साथ जगह छोड़नी है, space needs to be left। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया बेटा? इसीलिए तो हमने पहले एडजस्टमेंट मार्क करी है, ताकि पता चल जाए किस किस आइटम के साथ एडजस्टमेंट है और वहां वहां पे हम जगह छोड़े। ठीक है, पहले थर्ड स्टेप करा देता हूं आपको, फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप लिखवाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो थर्ड स्टेप में क्या है, सबसे पहला क्या है भाई? अच्छा एक जना चाहूंगा मैं, कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ? कौन आएगा आज मेरे साथ? चलो परीक्षा के साथ। बताओ भाई परीक्षा, सबसे पहली आइटम क्या है? एसेट्स में लायबिलिटीज। और लाइबिलिटी से शुरू करते हैं, सबसे टॉप लेफ्ट हैंड साइड से। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या? कहाँ जाना चाहिए? अगर नॉर्मल लाइबिलिटी है, बताओ कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में जाना चाहिए। नई बैलेंस शीट में जाएगी एज इट इज। देखो भाई, अगर कोई नॉर्मल लाइबिलिटी है या कोई नॉर्मल एसेट है तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। याद आ रहा है? यही तो करा था हमने, एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉसेस को डायरेक्टली हम कैपिटल अकाउंट में ले आते थे, है ना? तो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है तब तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर उसको छोड़ करके कोई भी नॉर्मल लाइबिलिटी है या एसेट है तो वो कहाँ जाएगी? नई बैलेंस शीट में। अब ध्यान से देखो, एक बात और याद रखना, एक सिंपल सा रूल, और इसको लिख लो। एनी आइटम which is going to capital account, any item which is going to capital account would go on the opposite side, would go on the opposite side। मैंने बताया था नहीं बताया था मुझे पता नहीं, लिख लो। any item which will go in the capital account will go in the opposite side। ठीक है, अभी समझाता हूं मतलब क्या इसका। would go on the opposite side, full stop। any item which will go to balance sheet, any item which will go to balance sheet, any item which will go to balance sheet will go on the same side, will go on the same side। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, any item which will go to capital account will go on the opposite side and any item which is going to balance sheet will go on the same side। समझ आया? अब देखो इसका मतलब क्या। अभी आपकी कौन सी साइड में, हम लाइबिलिटी साइड में बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड से शुरू कर रहे हैं। बिल्स पेपर कहाँ जाएगा? ये अभी हमने डिसाइड किया कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता तो कैपिटल अकाउंट में जाता, बैलेंस शीट पे जाएगा। बैलेंस शीट में किधर जाएगा? सेम साइड, यानी जिस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है लाइबिलिटीज में, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, यही लाइबिलिटीज में आ जाएगा, बैलेंस शीट में बिल्स पेपर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल्स पेपर। और क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सीधा सीधा मेरा आउटर कॉलम में आ गया, काम खत्म। आई बात समझ में? जहां दिक्कत हो ना प्लीज हैंड रेस कर लेना, कोई छोटा सा भी डाउट आ रहा हो पूछ लेना, बेटर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? परीक्षा क्लियर हो गया बेटा पहला स्टेप? अगला देखते हैं। सेम साइड समझ में आई? पहले भी लाइबिलिटी साइड में थी, लेफ्ट हैंड साइड में थी, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में है उधर ही। ठीक है, अगर मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ तो सेम साइड में जाएगा। आगे चलते, क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाएगा बेटा, बताओ परीक्षा? बैलेंस शीट में बैलेंस जाएगी, शीट में जाएगा इसी लेफ्ट क्योंकि साइड में, नॉर्मल और लाइबिलिटी है, स्पेस छूटेगी। और क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो स्पेस छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूँ और स्पेस छोड़ रहा हूँ साथ। मैंने जानबूझ के नीचे वाली लाइन में लिखा है, क्रेडिटर के आगे भी जगह थी, 58,000 लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ ताकि क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे, आराम से समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट करी क्या मैंने साथ साथ? नहीं करी, मैंने अभी सिर्फ जो आइटम लिखी थी वो लिख के जगह छोड़ दी। इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, बताऊंगा। तो आपने एडजस्टमेंट साथ साथ नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा बेटा? जाना तो कैपिटल अकाउंट में चाहिए क्यों कैपिटल अकाउंट में क्यों जाना चाहिए बताओ? क्योंकि ये पे करना है पार्टनर। तो पे तो बेटा सब कुछ लॉस है करना जो है। अभी उन्होंने बियर लॉस क्यों है बेटा? क्योंकि एक्सपेंसेस ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है ना। These are not expenses. So there is a difference between expense and outstanding expense. Let me be clear with that. हमने 11th में भी सीखा था ये चीज। एक्सपेंस अगर मान लो मैं सैलरी बोलता हूँ और सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलता हूँ तो सैलरी इज एन एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी। तो ये तो नॉर्मल लाइबिलिटी है आपकी, जैसे बिल्स पेबल था, क्रेडिटर था, उस तरह की। समझ आया? तो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज अ लाइबिलिटी। क्लियर हो गया? तो ये भी नॉर्मल लाइबिलिटी है, ये भी आपकी यहीं पे आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं सीधा सीधा इसको 2000 को आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ, मैंने वहां लिख दिया। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंसेस बाय हाँ बैलेंस। भाई, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कैपिटल का जो बैलेंस है वो तो यही आएगा। अब आप देख रहे हो मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं अपने पास कैपिटल अकाउंट में। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 ही आएंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 आ जाए, किसी में 4 आ जाए, हो सकता है किसी में 2 हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने क्वेश्चन में पार्टनर दे रखे हैं उस हिसाब से। मैंने को तो पता था कि नॉर्मली 3 वाला ही क्वेश्चन होता है इसलिए बना दिया था, अगर कम ज्यादा होता तो मुझे चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 क्यों बनाए, कितने पार्टनर थे परीक्षा पहले? पहले 2 थे फिर सी आ रहा है फिर सी आ उसके गया, विद अब बैलेंस। टोटल 3 हो गए, यानी एडमिशन के बाद टोटल कितने पार्टनर है इन पे ध्यान देना है। अगर पहले 3 होते, एक चौथा आया होता तो 4 कॉलम बन रहे होते। ठीक है, चलो तो ए बी सी नाम लिख दिया मैंने, ए बी सी। हाँ जी, क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा परीक्षा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट साइड। कैसे पता चला क्रेडिट साइड पे आएगा? क्योंकि वो बैलेंस शीट की अपोजिट साइड से ट्रांसफर करना। हाँ, अभी मैंने जो रूल लिखवाया था ना, आप देखो अब रूल समझ में आना चाहिए। अगर मैं रूल नहीं लिखवाता तो लॉजिकली अगर आपसे पूछूं, टेक्निकली पूछूं तो क्या होगा, आपको बोलना चाहिए सर लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एसेट के डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी के क्रेडिट होते हैं। आपको आंसर ये देना चाहिए। लेकिन अभी जो मैंने रूल लिखवाया उसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या है, अगर कोई भी आइटम आप लेके जा रहे हो बैलेंस शीट से, अगर बैलेंस शीट में ही लेके जा रहे हो तो सेम साइड पे है, कैपिटल में लेके जा रहे हो तो क्रॉस करके जाएगी। क्रॉस लिख लो, ऐसे बना लो क्रॉस, ऐसे क्रॉस बना लो क्रॉस। ठीक है, यानी अपोजिट साइड में जाएगी। समझ आ रहा है? क्रॉस करके जाएगी, याद रखना है। तो यानी कि अभी अगर आप देखो लाइबिलिटी साइड में थी तो क्रॉस करके किधर आ जाएगी, क्रेडिट साइड। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट साइड पे आ गया बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। 2 ही पार्टनर थे पहले तो 2 का ही बैलेंस होगा, 180 और 150। सी का कुछ भी नहीं है, उस पर डैश डाल दिया मैंने। विद दिस आपकी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई। आप अभी तक देखना चाहो तो देख सकते हो, एक बार नजर मार सकते हो। आप अगर कैपिटल अकाउंट पे देखो तो आपका लाइबिलिटी साइड से कैपिटल अकाउंट में किधर आएगा, हमेशा क्रेडिट साइड पे, हमेशा क्रॉस करके आएगा। और बैलेंस शीट में देखोगे तो सेम साइड पे आ रहा है, कैपिटल साइड पे, सॉरी लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, हाँ जी बताओ। सर लेकिन नई बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे ना पार्टनर जो ओल्ड थे उनकी कितनी है कैपिटल। दोबारा बोल, तेरी आवाज साफ नहीं है बेटा। नई बैलेंस शीट में फिर भी हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे ओल्ड पार्टनर्स लेके को। जाएंगे, अभी रुक तो जा, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। अभी पहले तो कहाँ लेके जा रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस है ना, वहां कौन सा आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। आएगा, चिंता नहीं कर, पहुंचेंगे वहां पर। गाइस यहाँ तक समझ में आया? चल सकता हूँ आगे? ओके, अब आते हैं एसेट साइड। अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एसेट साइड पे कैपिटल में आएगा तो किधर, डेबिट साइड पे। और अगर बैलेंस शीट में आएगा तो किधर, तो एसेट साइड पे। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे चलते, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, बैलेंस शीट में एज इट इज, बैलेंस शीट ऐसे। क्योंकि इसका तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो कैश इन हैंड में बैलेंस शीट में एज इट इज आ गया। कैश एट बैंक, मैंने बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो अगेन बैंक अकाउंट में आएगा, कहाँ आएगा, क्रॉस होके आएगा। आपका ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, बैंक का इधर डेबिट साइड पे। तो किसी भी अकाउंट में जा रहा है क्रॉस होके जा रहा है, एक्सेप्ट बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट में लेके जा रहे हो तो सेम साइड पे जाता है, अदरवाइज क्रॉस होके जाता है। क्लियर हो गया गाइस? याद करने का आसान तरीका ये। हाँ जी, अगला क्या है, सन्ड्री डेटर। डेटर अगेन आपका कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा बैलेंस शीट में, लेकिन इनर कॉलम में आएगा।
ठीक है, इसके लिए लिख करके मैं जगह छोड़ देता हूँ। और मुझे इतना याद है, देखो मुझे याद है कि सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट नहीं थी, उसके नीचे प्रोविजन दिखाना है, इसलिए मैं 60,000 को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अगर डेटर में एडजस्टमेंट होती तो ऐसे लिखता, मैंने इसलिए डेटर को तो ऊपर एज इट इज लिख दिया, एक जगह छोड़ दी, बस एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आगे चलते हैं, स्टॉक, अगेन स्टॉक में एडजस्टमेंट है, स्टॉक को यही लिख देते हैं 40,000। इसी तरह अगला प्लांट, फिर से एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में आएगा 1 लाख, और जितनी एडजस्टमेंट है उस हिसाब से स्पेस छोड़नी पड़ेगी अपने को। ठीक है, अगला क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गया 1.5 लाख। गाइस विद दिस सारा का सारा बैलेंस शीट बिल्डिंग एम्प्टी में हो गई। एडजस्टमेंट भी है, हाँ लिख बिल्डिंग दिया, में एडजस्टमेंट लिख दिया ना मैंने, नीचे जो लिखा है इसीलिए एडजस्टमेंट है ना। नहीं है। है बेटा, ध्यान से देख, बी पार्ट देख, पूरा पढ़। ओ यही होता है, हम आधा पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, फिर पूरा पूरा पढ़ा करो भाई। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक। तो अगर आप देखोगे अभी तक के स्टेप्स क्या हुए, अभी तक के स्टेप्स हुए, पहला हुआ ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा हुआ मार्क एडजस्टमेंट, तीसरा हुआ एम्प्टी बैलेंस शीट। एम्प्टी करते वक्त याद रखते हैं जिनके साथ एडजस्टमेंट है उसे इनर कॉलम। अब क्या कर रहा है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, start with adjustments, start with adjustments and give two effects simultaneously, and give two effects simultaneously। start with adjustments, adjustment से start करना है और 2 effects simultaneously देने हैं, and give 2 effects simultaneously। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर साइमल्टेनियसली नहीं दोगे ना इफेक्ट तो पक्का एक ना एक चीज छोड़ोगे। और याद होगा 11th में भी मैंने ऐसे ही कराया था, जो बच्चे 11th में थे मेरे साथ, आप लोगों को मैंने एक चीज बहुत केयरफुली बोली थी कि भाई प्लीज एडजस्टमेंट को अलग से करेंगे, अगर एडजस्टमेंट साथ साथ करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ छूट के आएगा, 100% गड़बड़ होती है, तो इसलिए इसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट उठाते हैं, देखिए जरा पहली क्या है, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछ लेता हूँ भाई, जरा मुझे बताओगे परीक्षा जनरल एंट्री क्या होगी। सी 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 60,000 रुपए अपना गुडविल में शेयर ला रहा है, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 to seize capital account क्या लिखो, premium दोबारा for बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। 1,60,000 1,60,000 to seize capital account to from seize them, capital account 1 lakh to premium for goodwill to 60,000, premium for goodwill 60,000। वेरी गुड, अगली एंट्री, premium for goodwill account debit to sacrifice। बताओ क्या होगा। आपको पता है सेक्रीफाइसिंग कौन है, to हाँ ए और बी सैक्रिफाइस, कैसे पता है ए और बी क्योंकि ये साइलेंट सेक्रीफाइसिंग है। का साइलेंट का फर्स्ट केस है। वेरी गुड, साइलेंट क्योंकि का ये फर्स्ट साइलेंट का फर्स्ट केस है, साइलेंट के फर्स्ट केस में हमें पता है कि भाई दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और किस रेशियो में कर रहे हैं, जो उनकी ओल्ड रेशियो होती थी, जो उनकी ओल्ड रेशियो होती थी। साइलेंट के फर्स्ट केस में आप शॉर्टकट लगा देते थे, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है। तो इस केस में हम सीधा सीधा इसको 2:1 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 40,000 और 40 to 20,000। अगर ये नहीं कर सकते होते तो फिर बेटा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। मान लो अगर साइलेंट का फर्स्ट केस नहीं होता, कोई और केस होता, तो ऐसे केस में पहले इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, अगर फॉर्म गुडविल है तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस, और अगर आपको एक पार्टनर का शेयर गिवन है तो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता। ठीक है, तो फिर ये निकालना पड़ता। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा के कितनी जल्दी काम हो गया, तो इसलिए शॉर्टकट आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस एंट्री तो हमने कर ली, अब इस एंट्री को जरा मुझे पोस्ट करना सिखा दो। कैश अकाउंट में क्या आएगा, अच्छा कैश की जगह बैंक कर दें, सॉरी मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया ना, बैंक बनाया, तो यहाँ बैंक कर देते हैं कैश की जगह। हाँ जी, बताओ बैंक अकाउंट में क्या बैंक आएगा बेटा, अकाउंट में to seize capital account और goodwill। टू प्रीमियम टू गुडविल, ये दोनों चीजें आएंगी। तो बैंक अकाउंट में मैं आ गया, यहाँ आ गया टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों चीजें मेरी बैंक अकाउंट में आ गई। कितना कितना अमाउंट था, 1 लाख, और दूसरा इफेक्ट, सॉरी दूसरा कितना अमाउंट था, 60,000। तो एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट बताओ कहाँ जाएगा इस एंट्री का, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, किसके कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, 5 प्रीमियम फॉर गुडविल और ए के में 40 बी के में 20। हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं भाई अभी,
अच्छा हम फर्स्ट पे लिए अभी हम फर्स्ट पे हैं, तो तो फर्स्ट एंट्री का आपने अभी एक इफेक्ट दिया है, ठीक है। अभी हम दूसरे इफेक्ट की बात करें, आप लेके गए बैंक अकाउंट में, क्या होगा, आपने इसके इसका इफेक्ट दिया, बैंक अकाउंट में क्या आएगा, इसके अपोजिट जो था वो आ गया। तो बाकी दो अकाउंट और भी तो हैं, तो एक सीज कैपिटल अकाउंट में जाना है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल में भी जाना है। तो मैं एक प्रीमियम फॉर गुडविल आपके लिए यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। हमें एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, बताओ भाई क्या होगा, सी के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जल्दी से। बाय बैंक अकाउंट चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले सी के कैपिटल में आ जाओ। बाय बैंक अकाउंट कितना है, 1 1 लाख। लाख ये आया सी के कैपिटल अकाउंट में, समझ आ गया। और एक और पार्ट बचा है, क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट 60,000 वो भी इधर आ जाएगा, बाय बैंक 60,000। पहली एंट्री अब पूरी तरीके से पोस्ट हो गई, सबको समझ आया। बैंक अकाउंट में दो इफेक्ट गए, कैपिटल अकाउंट में एक गया और प्रीमियम फॉर गुडविल में एक गया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे, जल्दी से बताओ सेकेंड एंट्री का क्या होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड में टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और वो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 40,000 और 20,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, और दूसरा हम कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएंगे, वहां पे देंगे बाय के में फॉर गुडविल, ए के में 40, बी के में 20। एक बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एक सेकेंड, कैपिटल अकाउंट में आ गए लो भाई, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ जी बोलो। सर हम इधर साइड पे क्रेडिट अच्छा में सॉरी सॉरी, बाय में लिखना है, क्या एंट्री थी भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, हाँ बाय में आएगा, कहाँ गया भाई, हो चल जा भाई, बाय प्रीमियम फॉर गुड, बताओ बेटा कितना कितना था, 40,000 20,000। 40,000 और 20,000, ये किस किस में आया, ए और बी। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा कैसे करना है। अगर अब आप देखो, सबसे पहली चीज अगर आप देखो कि प्रीमियम फॉर गुडविल ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, जैसे ही आपने दोनों एंट्री करी, दोनों साइड बैलेंस हो गई कि नहीं होगी, तो इसका इफेक्ट हमारा फर्दर कहीं और नहीं जाता, इसीलिए क्वेश्चन में हमसे ये बनाने को नहीं मांगा जाता, ठीक है। तो अब आप कैसे बना सकते हो सर इसको बिना बनाए, या अच्छा सर एक सवाल और आ रहा होगा दिमाग में, सर जनरल एंट्री करके दिखानी पड़ेगी, क्वेश्चन ने तो मांगी नहीं है गुडविल के लिए, क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि इसका इफेक्ट कहाँ जाना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे जाएगा, बट स्टिल अभी एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो शुरू में आप जनरल एंट्री करके उसकी पोस्टिंग सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने करके देखा और आपको उसके बाद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, तो आप आगे क्या कर सकते हो, इस जर्नल एंट्री को अवॉइड करके डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकते हो। अब डायरेक्ट पोस्टिंग करते तो कैसे करते, ध्यान से देखना इसका इफेक्ट क्या आया। जो वो कैपिटल लाया था, ध्यान देना बेटा, जो वो कैपिटल लाया था उसका इफेक्ट तो बहुत ही सिंपल है, एक इफेक्ट यहाँ आया और एक इफेक्ट यहाँ आ गया, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। एक तो सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा बैंक में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट। क्लियर है गाइस, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट किस तरीके से है। अब बात आती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, उसमें ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, तो आपको याद रखना है क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल है, हम उसका अकाउंट अलग से नहीं बना रहे हैं, तो जब एंट्री करोगे तो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आएगी। आप देखो दोनों जगह ही हम किस नाम से कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। वृंदा आपने अभी बीच में ज्वाइन किया है, तो अभी भैया एकदम समझ नहीं आएगा, आई नो, अभी शांति से बस सुनो और फिर बाद में वीडियो देखना। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं आएगा, बीच में से ज्वाइन हुआ आपका बिल्कुल ही, ठीक है। पर लेट्स सी कितना जो भी समझ आता है कोशिश करो समझ। हाँ जी समझ आ रहा है बाकी लोगों को। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसके लिए आपने क्या किया, आप अगर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं बनाओगे तब भी आपको यूज तो नाम यही करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप कैसे याद रखोगे, गुडविल की जब मैं एंट्री कर दिखाऊंगा तो किस नाम से आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। और कहाँ आएगी, जैसे वो पैसे लेके आया था तो पहली एंट्री तो यही आएगी भाई, पैसे लाया, अब गुडविल के नाम से लाया तो इसलिए किस नाम से आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में।
तो ये आप देखोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपको याद क्या रखना है, एंट्री जो होगी जब वो पैसे ला रहा है गुडविल की, तो किस नाम से होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ये कहाँ आ रही है, दो जगह आ रही है, एक तो आपके कैश या बैंक अकाउंट में आ रही है डेबिट साइड पे, और दूसरी ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पे, देख रहे हो अपोजिट साइड पे आ रही है। अगर एक कैश या बैंक में आ रही है तो दूसरी किधर आ रही है, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे। क्लियर हो गया, मैंने टेक्निकली आपको बता दिया कैसे होगा। और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे ना, रट जाएगा, आई एम टेलिंग यू, रट जाएगा। जैसे ही बोलोगे ना, अच्छा इतना कैपिटल आया, दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। इसी तरह जैसे ही बोलेगा गुडविल का शेयर लाया है, तो आप फिर सेम, दोनों सेम चीज है, वही जो ऊपर कैपिटल में लिखी है, लेकिन नाम क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। नाम किस नाम से आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये याद रखना। समझ आई मेरी बात, क्लियर हुआ। विद दिस आपका जो हाँ बता, इसमें जैसे क्वेश्चन में मांगा भी है पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, उसमें बाद में आएगी बेटा। ये नहीं करनी मैं तो अभी सिखा रहा हूँ कि हम जनरल एंट्रीज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन ने मांगा है कि प्रिपेयर अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स बनाने को बोला है तो बिना जनरल एंट्री बनाए फंस जाते हैं कई बार बच्चे, के गुडविल की एंट्री में कैसे दिखाऊं, कैसे पास करूं, या समझ ही नहीं आता ये करा क्या है। कई बार अब मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा ना, आप कहोगे सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल उधर आ रहा है, यहाँ बैंक में भी प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रहे हो, प्रीमियम फॉर गुडविल है कहाँ, अकाउंट कहाँ गया। तो मैंने इसे बना के जरूर दिखा दिया एक बार समझने के लिए, लेकिन हमें हमें बना के वहां एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज, क्या हमें जनरल एंट्री करने की जरूरत है, आंसर इज नो। हमें एग्जाम में जब तक क्वेश्चन ने नहीं मांगी जनरल एंट्री करके दिखाओ, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको हो सकता है जरूरत पड़े करके खुद देखने के लिए, ताकि आपको माइंड में क्लियर रहे कि किधर कौन सा इफेक्ट जाने वाला है। शॉर्टकट कैसे याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे याद करना है, जैसे ही कैपिटल लाएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे, और दोनों में एक दूसरे का नाम आ रहा होगा, कैपिटल अकाउंट में कैश या बैंक और कैश बैंक में कैपिटल। ये तो सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल के लिए दिक्कत आती है, गुडविल में भी एंट्री सिमिलर तरह से आ रही है, यानी कैश या कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, और सॉरी कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे है एंट्री, सेम इफेक्ट जैसे कैपिटल लाने का था, लेकिन नाम क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस बात को याद रखो। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। ये कब हुआ, जब वो पैसे ला रहा है। अभी हम आगे भी और केस करके देखेंगे जिसमें हो सकता है वो पैसे नहीं ला रहा हो, तो क्या करेंगे वो भी देखेंगे, पर फिलहाल पहले इस पे फोकस करें। चल सकता हूं आगे, क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहां तक। आपकी पहली एंट्री जो थी उसके जो भी ड्यूअल इफेक्ट्स जाने थे वो चले गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, क्या मतलब हुआ, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट उसकी जो वैल्यू आएगी वो 120 आएगी, यानी ये नई फाइनल वैल्यू दे वैल्यू रखी है। है। हाँ तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, मैं नई वाली बैलेंस शीट में आ गया, मेरे को प्लांट की नई वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहाँ प्लांट के आगे नई वैल्यू लिख सकता हूँ 1,20,000। इसका मतलब क्या है, पहले 1,00,000 था तो मुझे कितने से बढ़ाना है, 20,000 से। आई बात समझ में, प्लांट अप टू 120 तक लेके जाना है, कैसे आएगा, 20,000 से बढ़ाओगे तभी आएगा ना। तो एक इफेक्ट तो यहाँ आ गया, प्लांट में 20,000 प्लस कर दिया, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बताओ जल्दी से परीक्षा, रीवैल्यूएशन हाँ रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, किस नाम से, क्रेडिट साइड में बाय प्लांट, फायदा हो रहा है हमें, फायदा होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है, तो यहाँ आ हाँ। जाएगा बाय प्लांट 20,000। तो अगर आप ध्यान से देखो, दो इफेक्ट साथ साथ हो गए, एक तो रिवैल्यूएशन में आ गया, दूसरा कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में प्लांट में ऐड हो गया। अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी